नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सबों का स्वागत है। मैं गौरव कुमार आपको आज एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर इस मिथक को तोड़ दिया कि शारीरिक दिव्यांगता वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने यह साबित कर दिया कि मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। हमारे बीच प्रोफेसर गौतम सर हैं जिन्होंने दिनकर की इस पंक्ति को चरितार्थ किया है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सका आदमी के मग में, खम्भ ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। प्रोफेसर गौतम सर ने हर क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल समाज के सामने पेश की है जो संपूर्ण मानव जगत को प्रेरित करती रहेगी। आइए आप तमाम दर्शकों को हम एक ऐसे शख्स से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण समाज के लिए एक नजीर पेश किया है। प्रोफेसर गौतम सर, स्वागत है सर आपका केवी स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, आपके बारे में कुछ बोलना सूर्य को दिए दिखाने जैसा है। आपने संपूर्ण समाज में जो कि नजीर पेश किया है, आज संपूर्ण समाज उससे प्रेरित होकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे तो संपूर्ण जिला ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र आपको जानता है। फिर भी सर, हम आपके मुखारबिंद से हमारे दर्शक और हम आपको सुनना चाहेंगे। आप अपने विषय में कुछ बताएं सर। हर जमाने में दिव्यांगजनों को संघर्ष से ही उत्कर्ष की प्राप्ति हुई है। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत करता है, क्रमशः बढ़ते चला जाता है, लेकिन दिव्यांगजनों को आंतरिक और बाह्य दोनों परेशानियों से संघर्ष करना पड़ता है। एक तरफ अवस्था जनित असमर्थता, व्यवस्था जनित असमर्थता जी, और फिर सामाजिक ढांचाओं के उस रूप से समझौता कर पाना जिसमें दुनिया हमें विकृति भरी नज़रों से देखती है। हमारे शरीर में दुनिया को विकृति दिखती है जी। और इन व्यवस्थाओं के संघर्ष में अपने को खड़ा करना, दिन रात संघर्ष के मैदानों में स्वयं को रखना, वैचारिक लड़ाई, भावनात्मक लड़ाई लड़ते लड़ते विजय हासिल करना एक बड़ी चुनौती सी है। और उसमें हमने अपने को संघर्षशील रखा। मैं आज भी संघर्षशील हूँ जी। और स्वयं को स्थापित करने में जीवन के 3 दशक लगे। जीवन के 3 दशक में मैं बौना से गौतम ही बन सका। ये मेरे जीवन के संघर्ष की गाथा है और आज मैं खुश हूँ कि मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सर, एक सुदूर देहात क्षेत्र से निकलकर और एक अंगीभूत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक का सफ़र अपने आप में सोच के ही लोग गौरवान्वित महसूस करता है। सर, तो मैं जानना चाहूँगा आपके जीवन संघर्ष के बारे में। ग्रामीण परिस्थितियों में अपार संभावनाएं हैं। व्यक्ति दूसरों को देखकर ही प्रेरित होता है और सीखता है। बचपन से ही मेरे संघर्ष की गाथा में कुछ इस प्रकार के प्रेरणाप्रद व्यक्तियों से मेरा सम्मिलन हुआ जिससे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाता चला गया जी। मेरे पितामह के मित्र थे श्रद्धेय रामजीवन बाबू। बचपन से मैं उनके पास बैठता था। जिले के सर्वश्रेष्ठ लोग उनके पास बैठते थे। श्रेष्ठता के भाव और विचार मैंने उन्हीं के कदमों में रहकर सीखा, उन्हीं के चरणों का आशीर्वाद मिला। और जब मैं प्रवेशिकोत्तीर्ण हुआ तो अंतर स्नातक की शिक्षा के लिए रामचरित सिंह महाविद्यालय में झोल गया। वहाँ के तात्कालिक प्राचार्य रामेश्वर प्रसाद हुआ करते थे 1998 में जी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे, तुम में असीम संभावनाएं हैं और तुम प्रयत्न करो, हम शिक्षक समुदाय तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने मुझे सारे शुल्क माफ़ करते हुए 1 रुपये में मेरा नामांकन किया था जी। और पढ़ने के प्रति काफ़ी ललक पैदा की थी। वहीं एक शिक्षक पढ़ाने के क्रम में कहा करते थे कि सर्वश्रेष्ठ नौकरी है प्रोफेसर की नौकरी, जिसमें पद, प्रतिष्ठा, पैसे, ये तमाम चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप ज्ञान अर्जन में दिन रात लगे हैं और आपके समक्ष ज्ञान लेने वाला एक युवा समुदाय, सदैव ऊर्जान्वित समुदाय आपके साथ आते रहता है, वही प्रवाहित होते रहता है। आप समाज को नई दिशा देंगे, ऐसे समुदाय के बीच में आपको रहना पड़ेगा। यूँ कहें तो संपूर्ण समाज जो
अज्ञानता रूपी अंधकार से जकड़ा हुआ था, उसे ज्ञान से आलोकित करने के लिए आपने शिक्षा को चुना। सर, आप जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शारीरिक दिव्यांग लोगों को हमारा समाज एक ओछी नज़र से देखता है, तरह तरह के उनके ऊपर कमेंट किए जाते हैं। इसके बावजूद भी आपने उस परिस्थिति का सामना करके सर आपने वो मुकाम हासिल किया है जिसने ये साबित कर दिया है कि मन में अगर सच्ची लगन हो, अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो, तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। तो सर मैं ये चाहूँगा कि आप अपने जीवन की उन परिस्थितियों को बताएं जब आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। ऐसे तो प्रत्येक दिन का पल गौरव जी गौरवान्वित करने वाला होता है जब व्यक्ति सकारात्मक लहजे है। सूरज की प्रत्येक किरण व्यक्ति को आह्लादित करती है, ऊर्जान्वित करती है, आशान्वित करती है और कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है। परंतु जीवन में कई महत्वपूर्ण ऐसे पल हुए जहां से मैं कुछ कर गुजरने की तमन्नाओं से लबरेज हुआ। जैसे 2001 में बेगूसराय में तत्कालीन भारत सरकार की ढेर सारे केंद्रीय मंत्रियों का पदार्पण हुआ था। और उस मंच से मैं तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई थी। तब सांसद रामजीवन वो हुआ करते थे। तब से मेरे जीवन में एक अजीब सी प्रेरणा मिली। फिर 7 अगस्त 2003 को भारतीय संसद भवन के गेट से मेरी तस्वीर छपी जब मैं पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने जा रहा था। फिर मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में कुछ पल गुजारा जहां देखने और समझने का मौका लगा। 26 मई 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जो मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल के तहत 4 मिनट का समय कार्यालय से मुझे अलॉट हुआ था और मुझसे बातें करते करते उन्होंने 16 मिनट गुजारे थे और राज्य के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के समय की कटौती हो गई थी। वो सब जीवन के अविस्मरणीय पल और जीवन में ऊर्जान्वित करने वाला पल और सदैव सुखद नुमा पल मेरे जीवन को आह्लादित करती रहेगी। हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और हमारे तमाम दर्शक सर आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि आप महामहिम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। सर, जब आप दिवंगत राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब से मिले थे तो उनसे आपकी जो कुछ छोटी बातचीत हुई तो उन्होंने आपको या आपने उनसे क्या सवाल किए या उनके क्या विचार हैं, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। प्रारंभिक दौर में तो जब मैं महामहिम से मिलना चाह रहा था तो उससे पहले वो WIT के उद्घाटन में दरभंगा आए थे। मैं मिलने का प्रयत्न किया था क्योंकि तब मैं मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था। मैंने मिलने का प्रयत्न किया लेकिन मैं मिलने में असफल रहा। कल हो के अखबार में छपी कि विकलांग गौतम की हसरत रही अधूरी, और अखबार के उस कटिंग को मैंने लिख दिया महामहिम को पत्र, और पत्र मैंने कार्यालयी पत्र नहीं निजी पत्र के रूप में उन्हें भेजा था, जिसमें मैंने लिखा था कि महामहिम देश के प्रथम नागरिक हैं और मैं विकलांग देश का अंतिम व्यक्ति, और आदि और अंत का मिलन हो जाए यही मेरे जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि होगी। किसी प्रकार से महामहिम को यह पत्र निजी पत्र के तौर पर प्राप्त हुआ और उन्होंने इस भावनात्मक लहजे को पढ़ा। उन्होंने मुझसे मिलने की स्वीकृति दी और मुझे पत्र आया कि महामहिम का कार्यक्रम अब जब भी बिहार में होगा तो आप उनसे मिलेंगे और आपको सूचित किया जाएगा। तत्पश्चात बिहार में सत्ता परिवर्तित हुए थे और प्रथम विधानमंडल के प्रथम सत्र को परिवर्तित विधानमंडल के प्रथम सत्र को संबोधित करने उन्हें बुलाया गया था और उसमें राष्ट्रपति जी आए थे और तब मेरी मुलाकात हुई। तो एक समय मेरे सामने बिहार सरकार के सारे उच्च पदाधिकारी जो और मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, ये सारे लोग बैठे थे और स्टेट हैंगर एयरपोर्ट में, और दूसरी तरफ मैं और 11 और व्यक्ति जिनको वहाँ मिलना था वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच में स्वयं को पाकर थोड़ी सी हकलाहट, थोड़ी सी घबराहट थी। छठे क्रम में मेरी बारी थी। मैं जब महामहिम के पास पहुंचा तो मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, लेकिन एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व था मेरे लिए जीवन में वो पारसमणि पत्थर के समान थे। वो अपने स्नेही लहजे में अपने सोफे से उठकर मुझे हृदय से लगाया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफा पे उन्होंने बिठाया और बैठाते ही मेरा हाल चाल पूछा
ऐसे भी जब देश के प्रथम नागरिक से आपका संबोधन हो रहा हो तो वो पल अविस्मरणीय होता है सर। आज आपको यहाँ पाकर और हम भी अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपका सानिध्य हमें मिल रहा है सर। आप पेशे से एक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, प्रोफेसर हैं सर आप, और आप समाज के जो आधारशिला जो समाज को बनाते हैं शिक्षक, आप उन्हें ट्रेंड करते हैं। तो सर जो वर्तमान शिक्षा है और पहले की जो शिक्षा थी सर, मेरा कहना यह है सर कि हम जगत गुरु के रूप में भारत हमारा प्रतिष्ठित था और आज विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। तो मैं इस संदर्भ में आपके विचार जानना चाहूँगा सर। इसके कई बिंदु हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होने समाप्त हो गया है या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हम शिक्षा देने में असफल होने लगे हैं या हमारी अपनी परंपरागत जो परिस्थितियां थी उससे हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। एक ऐसा मनोभाव विकसित हो गया कर दिया गया है एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जी कि हम स्वयं को हतोत्साहित महसूस करने लगे हैं। और रैंकिंग जो हो रहा है वह किस आधार पर हो रहा है, उसके क्या कौन कौन से इंडिकेटर हैं। जी हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारा इंडिकेटर होगा। आप दुनिया को ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजार कर एक मानक तैयार करने में लगे, लेकिन शिक्षा जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से, परिस्थिति विशेष के हिसाब से, अवसर विशेष के हिसाब से लेते लेते लोग एक कदम दर कदम आगे बढ़ा। हमारे देश में ऐसी कोई मानकीकृत व्यवस्था नहीं है जहां बचपन से हम लोगों को वैज्ञानिक बनाने के लिए, चिकित्सक बनाने के लिए, अभियंता बनाने के लिए हम तो शिक्षा देते नहीं। यहाँ के शिक्षा का मूल उद्देश्य यहाँ के सांस्कृतिक चेतनाओं में बसा है, जहाँ मानव में मानवीयता के गुण भरने हैं। और वहाँ से हम प्रतिभा निखारते हमने कई संस्थानों पर, कई स्थानों पर हमने उसका प्रमाणीकरण किया है। जैसे प्रवेशिका के स्तर पर, इंटरमीडिएट के स्तर पे, ग्रेजुएशन के स्तर पे, फिर अनुसंधान के स्तर पर हम ले जा करके उसे उच्चतर शिक्षा में हम ले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्रमशः हमारे कई संस्थान हैं। आज भी हमारे BHU का दुनिया में उदाहरण नहीं है। जी इतना समर्पण, इतना सुंदर परिक्षेत्र, इतना खुशनुमा वातावरण, इतनी सांस्कृतिक चेतना और इतने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज भी जहां मदन मोहन मालवीय की संकल्पनाओं का भारत गूंजता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहां शिक्षा, शिक्षण संस्थान, शिक्षक ये सब एकाकार होते हैं। जहां कृष्ण ने कहा था कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों में एकाकार की परिस्थितियां हैं, वो वहाँ दिखता है। जी और गुणवत्तापूर्ण छात्र आज भी निकल रहे हैं। मानक तो अपने अपने हिसाब से लोग निर्धारित करते हैं और वो हमारा मत देखे विश्व मुझको घृणा से, मनुज हूँ सृष्टि का श्रृंगार हूँ मैं, सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं धर्म का हुंकार हूँ मैं। दिनकर ने लिखा। जी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अन्य संस्थान दुनिया के देशों से पिछड़े हैं। कुछ मानक ऐसे निर्धारित हैं जिस पर हमारे संस्थानों को कसौटी पर कसा जाता है तो हम पिछड़ते हैं, लेकिन हम गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत पीछे नहीं। सर जैसा कि जो शिक्षक होता है वो समाज का निर्माता होता है और प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का जो सम्मान था और वर्तमान परिदृश्य में शिक्षकों का जो सम्मान है या छात्र शिक्षक का जो संबंध कहे, तो उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? हमारा भारत परंपराओं का मानने वाला देश, तो सामाजिक चेतनाओं में लोग उस दृष्टि से शिक्षक के रूप को, आकृति को, प्रकृति को, प्रवृत्ति को आंकते हैं। जी। लेकिन परिवर्तन का दौर, 21वीं सदी का भारत अलग तरह के हर बिंदुओं के अलग अलग इंडिकेटर तैयार कर दिए। परंपराएं थी कि शिक्षको विरलः संति शिष्य संताप हार का। शिक्षक का काम ही था विद्यार्थियों के संताप का हरण कर ले। जी। वर्तमान में शिक्षक वह संति शिष्य वित्तापहार का। अब शिक्षक का अभिप्राय वित्त का अपहरण करना जब तक होगा तो शिक्षक पूजनीय नहीं होंगे। शिक्षार्थियों के संताप का हरण करना जब तक शिक्षक का उद्देश्य रहेगा, वैसे शिक्षक आज भी पूजनीय है और उनकी पूजा कभी कम नहीं होगी। तो सर हमारे जो भी शिक्षक आपको सुन पा रहे होंगे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
इस स्टूडियो के माध्यम से। जो शिक्षक बंधु सुन रहे होंगे तो गुरु मेरे लिए सदैव पूजनीय हैं। मैं उनको, उन सभी गुरुओं के चरणों में मैं सरस्वती पुत्र की दृष्टि से मैं प्रणाम करता हूं और उनसे मेरा निवेदन है कि आर्थिक ज़िंदगी के अपने मायने हैं जी, लेकिन जहाँ तक हो सके वो विद्यार्थियों की अवस्थाओं पर, विद्यार्थियों की व्यवस्थाओं के अनुरूप अपनी व्यवस्था का समायोजन करें। कोई ऐसा प्रतिभाशाली बालक, ऐसा असमर्थ बालक, ऐसा दिव्यांग बालक जो अर्थाभाव के कारण शिक्षा लेने से वंचित हो, उसे आप गले से लगाइए और अपने संस्थान में उसकी प्रतिभा को निःशुल्क उभारने का प्रयत्न कीजिए और आर्थिक मूल्य से कई गुना ज़्यादा वो सामाजिक मूल्य के रूप में आपको वापस कर देगा। एक व्यक्ति अगर विकास करता है तो हमारा राष्ट्र एक कदम आगे बढ़ता है। सर, हाल ही में जो नई शिक्षा नीति आई है, जिसको लेके संपूर्ण भारत में नए नए विचार आ रहे हैं, तरह तरह के चर्चाएं हो रहे हैं, तो चूँकि आप एक विद्वत शिक्षक हैं और आप अलग अलग विषयों के ज्ञाता भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति का जो सार क्या है। नई शिक्षा नीति 2019 जो प्रारूप में थी और कल के मंत्रिमंडल के बैठक में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये विगत 30 वर्षों बाद हमारे देश में एक ऐसी प्रभावी शिक्षा नीति आई है जो बदला जगत का ध्येय तो साधन भी बदलनी चाहिए। युवाओं का भारत, जी जी, सांस्कृतिक चेतनाओं का भारत, प्रौद्योगिकी युक्त भारत, कोरोना से लड़ने वाला भारत, जी, संघर्ष के पथ पर विदेशी ताकतों को हराने वाला भारत, जी जी, ऐसी भारत का हमें निर्माण करना है जहाँ समता मूलक समाज का निर्माण हो, जहाँ सांस्कृतिक चेतना जीवंत हो, जहाँ परंपराओं से चली आ रही हमारी व्यवस्था, जहाँ इतनी ममता नदियों से भी जिन्हें माता कह के बुलाते हैं, इतने आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये सारी चेतना बरकरार रखते हुए हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपने बच्चों को लैस कराएं। हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे शिक्षा कदम से कदम मिलाए, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी हम दुनिया से एक कदम पीछे ना हो, इसके लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था की जरूरत थी। और इसलिए नई शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत को कल ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इसके 4 भाग हैं। पहला है स्कूली शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा, तीसरा है अतिरिक्त शिक्षा का प्रमुख फोकस क्षेत्र और चौथा है शिक्षा में बदलाव। तो स्कूली शिक्षा में पहले बिंदु है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल करना, बच्चों को पढ़ने लायक बनाना, उनकी मानसिक क्षमता का उत्तरोत्तर वृद्धि करना। फिर उसके स्कूली शिक्षा के दूसरे भाग में है बुनियादी शिक्षा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। फिर उसके आगे का बिंदु है कि ड्रॉप आउट बच्चों को, जो बच्चे विद्यालय से बाहर रह गए हैं या किसी न किसी विधि से वंचन के शिकार हो गए हैं, वैसे बच्चों को पुनः लाना, विद्यालय से जोड़ना, राष्ट्र की चेतनाओं से अवगत कराना। और देख रही है भारत माता आशा भरी निगाहों से, भटक रहा क्यों भोला बचपन अंधकार की राहों से, प्रण लेते हम हर हाथ की लकीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। जी जी। तो इस चेतना को लेके ये ड्रॉप आउट बच्चे के बारे में हमारे नई शिक्षा नीति में बातें आई हैं। उसके बाद है स्कूल शिक्षा के क्रम में शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र जो हर स्तर पर कि शिक्षा कैसे दी जाए, उसके प्रत्येक पढ़ने और बढ़ने के कौशलों में कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता है। शिक्षा एक शैक्षिक सिद्धांत के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी और कौन कौन सी क्रियाएं हों, क्या प्रकृति के प्रति, वनस्पति के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के प्रति उनकी चेतनाएं कैसे जागृत हों, इस प्रकार की व्यवस्था तो हम शिक्षण शास्त्र के माध्यम से उसमें भरते हैं। तो स्कूल शिक्षा में ये सारी चीजें हैं। फिर शिक्षक पर सब देश में बहुत बड़े सवाल खड़े होते रहे कि हमारी व्यवस्था शिक्षक को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाती है। तो नई शिक्षा नीति में ये भी प्रोविजन किया गया है कि हम शिक्षक को सिर्फ शिक्षक के कार्य ही लेंगे और उन्हें अन्य दायित्व जैसे BLO बनाना, राशन कार्ड बांटना, बकरी गिनना, मुर्गा गिनना, तो इससे हम शिक्षक को बचा लेंगे और उसे सिर्फ शिक्षा और शिक्षक से जोड़ के रखेंगे। आज संपूर्ण समाज आशा भरी नज़र से देख रहा है इस नई शिक्षा नीति को। आशा करता है कि उन्होंने जो प्रावधान किए हैं कि शिक्षक को सिर्फ शिक्षण कार्य से रखा जाए, अन्य कार्यों से उन्हें विमुख किया जाए,
जिसका कहीं ना कहीं जो हमारा उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, उसमें हमारा यह सरकार, हमारी यह शिक्षा व्यवस्था सफल होगी। सर, युवा वर्ग, जैसे कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है, संपूर्ण विश्व में युवाओं की संख्या सबसे अधिक भारत में है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज ऐसा एक माहौल बना है सर कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि युवाओं में हताशा का प्रवृत्ति बढ़ गया है, जिससे कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास है वह डोला है और वह अपने आप को निराश होकर अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं या कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। तो युवाओं को प्रेरित करने के लिए आप उन्हें क्या संबोधित करना चाहेंगे सर? शिक्षा ही ऐसी घूंटी है जिसे पीकर व्यक्ति, समझिए कि वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर व्यक्ति दहाड़ता है। और जो वास्तव में शिक्षा प्राप्त कर लेगा उसके जीवन में कभी हताशा का दौर नहीं आ सकता, निराशा के भाव नहीं आ सकते। हर कदम पर अपनी अपनी मुश्किलों में अपने अपने हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर भी रसीले फल मिले। तो जितने प्रकार की मुश्किलें उतने प्रकार की समस्याओं के समाधान हैं। और मैं आपको पुनः शिक्षा नीति पर ही ले चलता हूं कि जैसे वो निराशा के दौर से गुजरते हैं हमारे युवा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा वर्तमान शिक्षा नीति का पदार्पण हुआ है, तो इसमें संस्थागत ढांचाओं का पुनर्गठन और समेकन किया गया है। अब इसमें उद्देश्य रखा गया है कि हम तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में भी एक लचीलेपन लाकर कोर्स, जैसे कि आप साइंस के बच्चे आर्ट्स में नहीं आ सकते थे, आर्ट्स के बच्चे कॉमर्स नहीं ले सकते थे, तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में थोड़ा सा लचीलापन का पाठ्यक्रम आ रहा है जिसमें बच्चे विषय बदल सकते हैं। अपनी रुचि के अनुरूप विषय की बाध्यता उनकी समाप्त हो जाएगी और रुचि के अनुरूप विषयों का चयन कर सकेंगे। इसी में फिर संस्थागत पुनर्गठन के अलावा हमारे नई शिक्षा नीति का यह भी उद्देश्य है कि ऊर्जावान शिक्षक और युवाओं का समन्वयन करना, उसे नई परिस्थितियों से उसका जुड़ाव करना और नए ऐसी संकाय जो विद्यार्थियों को अपनी दिशा में प्रेरित करे और एक नई संभावनाओं की ओर उसे मुखातिब करे। जब हम युवाओं के लिए प्रेरक बनेंगे, जब उसे अवसर की समानता देंगे, जब हम उन्हें नई नई परिस्थितियों से अवगत कराएंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा है एक ऐसी कड़ी है जो हम किसी को न गिरने देंगे न पिछड़ने देंगे, हम उसे खींच कर ले आएंगे। तो शिक्षा इसमें एक बेहतरीन चीज़ें लेकर आई हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखिए, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में पहले एक बीएड का पाठ्यक्रम चल रहा था, फिर इंटीग्रेटेड कोर्स का जमाना आया जहां 4 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाते हैं। इसमें आ गया कि अब 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, फिर 2 वर्षीय जो स्नातक हैं वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, जो स्नातकोत्तर हैं वो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम करेंगे। इसी प्रकार से अन्य व्यावसायिक शिक्षाओं में भी विषयों का लचीलापन रखा गया है और संभावनाओं के द्वार खोले गए हैं। सर, मैं थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि शिक्षण शिक्षा और पेशेवर शिक्षा, सर इसके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? शिक्षक शिक्षा का अभिप्राय है कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का निर्माण करना जो हर स्तर पर शिक्षा की महत्ता को समझे। गिरती शिक्षा की व्यवस्था देश के भावी चुनौतियां और उन चुनौतियों के समाधान करने के तरीके से विद्यार्थियों को अवगत कराए, स्वयं अवगत होते रहे और आने वाली समस्याओं के समाधान में उसका हर कदम जाए। आज एक बड़ा सा मुश्किल का दौर चला है कि जो एक शब्द हमारे शिक्षा व्यवस्था को परेशान कर रही है, गुणवत्ताहीन शिक्षा, और हम देंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जी जी। तो शिक्षा में फिर ये गुणवत्ता की हीनता कैसे हुई और ये हीनता समाप्त कैसे हो, इस पर एक शिक्षक शिक्षा के व्यक्ति बेहतर काम कर सकता है। और इसलिए देश में प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक शिक्षा को मजबूत बनाना जरूरी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपने एक मुहिम छेड़ा है सर, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से आज सभी जान रहे हैं, और आप समाज के वो वर्ग जो निसहाय हैं, जो पिछड़े हैं, जिनका कोई नहीं है, उसके लिए आप खड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपका जो एक मुहिम है दर्द दिल की दास्ता, तो ये दर्द दिल की दास्ता जिसने, मैं देख रहा हूं कि लगातार कई वर्षों से हजारों ऐसे समाज के पिछड़े लोगों को आपने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, तो उसके संदर्भ में आप अपने विचार हमारे दर्शकों को संबोधित करें। मैंने एक शायरी पढ़ी थी जिसमें उसकी पंक्तियां हैं
कि जब मन मयूर होता है तो कोई सावन जरूर होता है, रूप जब रूबरू हो तो आईना चूर चूर होता है, और काम जब कोई दवा न करे तो दर्द से दर्द दूर होता है। और इसी दर्द दूर करने के क्रम में दर्द दिल की दास्तान मैंने कार्यक्रम चलाया, जो इस पूरे ज़िले में, अब तो ज़िले से बाहर भी अपना फलक का विस्तार किया है। इसका उद्देश्य है कि अंगों की विकलता से ग्रसित लोग, जिसमें हाथ के, पैर के, कान की, आँखों की, मुंह की असमर्थता है, जिसे लोग विकलांग कहते हैं, वो अपनी समस्या के समाधान हेतु अनेक प्रयत्न करते हैं, परंतु जो सरकार के स्तर पर उनके लिए लाभ की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी नहीं पहुंच पाती, और वो स्वयं यहाँ तक पहुँचते नहीं, कार्यालय तक। हमारी सरकार की जो व्यवस्था है वह प्रयत्नशील तो है, लेकिन सार्थक परिणाम प्राप्त करने में असफल रही है। आज भी विकलांगों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वह अपना हक नहीं ले पा रही है। ऐसे लोगों के पास मैं स्वयं जाता हूं और उनकी समस्याओं को सुनता हूं, सरकार के स्तर से और समाज के स्तर से उनकी समस्याओं का निराकरण करता हूं, और उनके दर्द को जब एक दर्द भरा व्यक्ति सुनने जाता है, दर्द दिल की दास्तान, और फिर उसे मैं जब दूर कर पाता हूँ तो उसके चेहरे पर जो एक प्रसन्नता होती है, जो एक मुस्कान होता है, उससे हमारे जीवन के सार्थकता को मैं हासिल कर पाता हूँ। मुझे जीवन में सर्वाधिक सुख यही मिलता है। तुलसीदास जी ने रामचरित में लिखा कि नहीं दरिद्र शम दुख जग माही, संत दर्श शम सुख जग नाही। तो मेरे लिए मैंने गरीबी भी देखी है, झेला हूँ, तो नहीं दरिद्र शम दुख जग माही, और दिव्यांग दरस सम सुख जग नहीं। मैं अगर एक असमर्थ व्यक्ति किसी जाके मिलता हूं और उनके चेहरे पर जब प्रसन्नता का भाव देखता हूं तो मुझे जीवन का सर्वाधिक संतोष और सुख प्राप्त होता है। सर, ऐसा भी सुनने में आया है कि आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, और आज संस्कृत काफ़ी पिछड़ती जा रही है, लोग उनको छोड़ते जा रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि संस्कृति हमारी भाषाओं की जननी रही है। तो वर्तमान समय में संस्कृत का जो स्थान है या उनकी जो स्थिति है, उनकी जो दशा है, और प्राचीन समय में जो संस्कृत भाषा की जो दशा थी, इसके संदर्भ में सर आपके क्या विचार हैं? मैं शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ संस्कृत पिछड़ा है, संस्कृत भाषा पिछड़ी है? हमने उसको छोड़ा है सर, हमने संस्कृत भाषा पिछड़ी है। जो हमारा हमें गर्व था, हमारे सनातन धर्म से वो जुड़ा हुआ हमारा अपना एक वजूद था सर, हमने उसको छोड़ा है सर। साहित्य भी पिछड़ी है। जी जी। पुस्तकालय में आप जाएंगे तो लिखा होता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले और प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। इस जिले में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय महत्व के ख्यातिलब्ध पुस्तकालय हैं, परंतु आज वो पुस्तकालय पाठक की वाट जो रहा है। करोड़ों रुपए के पुस्तक वो वीरान पड़े हैं जिसे कोई पढ़ने वाला नहीं है। साहित्य से विद्यार्थियों ने मुख मोड़ा है। पहले संस्कृत से साहित्य संगीत कला विहीना, असाक्षात पशु पूछ विषानहीना। अब आप साहित्य से विहीन समाज, संगीत से विहीन समाज और कला से विहीन समाज हो रहा है। जहां आप प्रत्येक गांव में अष्टयाम करा देते होंगे तो दूसरे गांव से मंडली आता है जिसमें सिर्फ 2 ही शब्द राम राम करने। जमाने में पहले ऐसा कभी नहीं था। हमारी लोक संस्कृति थी जहां लोग अहिरान, देवहर, कव्वाली, अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक और मांगलिक गायन का आयोजन करते थे। गांव में हारमोनियम, ढोलक, तबला बजाने वाले, झाल बजाने वाले लोगों की पर्याप्त संख्या थी, और किसी को मनोरंजन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। जब भी कोई आयोजन हुआ तो गांव के लोग गांजा चढ़ाते थे, गहील की पूजा करते थे, भुइयाँ बाबा का पूजा होता है, कारू बाबा का पूजा होता है। और इस तरीके से हर समाज की हर सांस्कृतिक चेतनाएं अलग अलग थी, और लोग अपने जीवन का बेहतर तरीके से खुशहाली से निर्वाह करते थे। साहित्य भी पिछड़ा, संगीत भी पिछड़ा, कलाकार भी पिछड़ रहे हैं। अब उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ी। हमारे परंपरागत कलाकार थे, कला की तो पराकाष्ठा उनमें थी, लेकिन अत्याधुनिक हथियार से, औजारों से वो लवरेज नहीं हो सके। तो अब जो ये चाइनीज सामग्रियों की बात करते हैं, कम कीमत पर बेहतर आकर्षक सामग्री उत्पादित करके, तो हमारे जो मूर्तिकार थे ये भी पिछड़ गए। तो संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है, और ये माँ तो अब रो रही है, माँ तो अब कराह रही हैं, चूँकि लोग अब बल्कि संस्कृत तो लोग बोलता नहीं,
संस्कृत बोलते हैं। और उसके श्लोक में वो तो माँ के दूध के जैसा अमृत की धारा प्रवाहित है, लेकिन उसे लोग पढ़ना छोड़ दिया। गौरव जी, हर चीज़ों को लोग पढ़ना छोड़ा। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ शॉर्टकट अपनाने लगे हैं, माताजी को मोम कहते हैं, डैडी को डैड कहते हैं, बेगूसराय को BGS लिखा जाने लगा है। तो ऐसी परिस्थितियों में साहित्य में कौन गोता लगाएगा, कौन पढ़ेगा? लेकिन जो पढ़ा है वह उसकी महत्ता को समझता है। और संस्कृत को, संस्कृत को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम भारतीय समेकित जीवन की संकल्पना नहीं कर सकेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब तक आप जैसे विद्वजन रहेंगे, संस्कृत भी जिंदा रहेगी, हमारी संस्कृति भी जिंदा रहेगी। सर, यूँ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता के चकाचौंध ने हमारी जो अपनी सभ्यता है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, उस पर कहीं ना कहीं कुंठाघात किया है। और आज हम अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़कर कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता संस्कृति की ओर आगे हो रहे हैं। सर, इसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को आप क्या विचार देना चाहेंगे? मानव की उत्पत्ति क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इसमें एक स्रोत जल है जिसका प्रवाह है, लेकिन उस प्रवाह तो है, लेकिन वो हमेशा नीचे की गति, वह ऊपर की गति में उसकी तीव्रता नहीं रहती, उसकी धारा प्रवाहित नहीं होती। सामान्य तरीके से आप देखेंगे कि बहुमंजिली इमारतों में आप पानी पहुंचाने के लिए अनेक उपाय करते हैं, कई मशीनों का सहारा लेते हैं, लेकिन जब उसे नीचे भेजना हो तो उसके लिए किसी प्रकार की मशीन की कोई आवश्यकता नहीं है और आसानी से जहाँ चाहे जल आप निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से पानी से निर्मित जो मनुष्य है ना, इसका स्वभाव है नीचे की ओर जाना, लुलुपता। वह वाह आकर्षणों में, चकाचौंध में वह पा लेना चाहता है, सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है, और इसमें वह अपनी मौलिकता को भी गंवा लेता है। उसे बाहरी चीज़ों के स्वीकारने में, अंगीकार करने में कोई हिचक नहीं होती है, और इसी स्वीकार की परिस्थितियों में उसकी जो मौलिकताएं हैं वो नष्ट होती चली जा रही है। यूँ कहें सर कि कुछ पाने के चक्कर में वो सब कुछ गवा बैठता है। जी सर, आज संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है सर, और जिसने संपूर्ण मानव जीवन पर, उनके संपूर्ण मानव जीवन पर एक बड़ा प्रहार किया है, और हमारा भारत भी उसमें कहीं अछूता नहीं है। तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सर आपका अपने समाज के लिए क्या योगदान है? कोरोना जैसी महामारी में मेरे समाज के लिए क्या योगदान है? सबसे पहला योगदान है कि मैं आज तक संक्रमित होने से बचा हूं, और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं संक्रमित नहीं हूं। यह राष्ट्र के प्रति पहला मेरा योगदान है। प्रत्येक व्यक्ति अगर संक्रमित होने से स्वयं को बचा लेता तो आज हमारे देश में संक्रमण की इतनी वृद्धि नहीं होती। जब से परिस्थितियां आई, सरकार हर स्तर पर इसके व्यापक प्रसार किए और इसे बचाने का हर संभव तरीका बताया गया, इसके बचाव के तथ्य बताए गए, और हर स्तर पर, हर मोर्चे पर हमारी सरकार के लोग, समाज के लोग, अनेक संस्थानों के लोग, अब क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग सड़कों पर जाकर, गांव-गांव जाकर चेतावनी भरे लहजे में कार्य करते रहे। फिर भी लोग संक्रमित हुए। हर व्यक्ति जानबूझकर संक्रमित नहीं हुआ, कुछ व्यक्ति परिस्थितिवश, संयोगवश, लाचारीवश भी संक्रमित हुआ। लेकिन आपने देखा कि दिल्ली में एक दिन का लॉकडाउन टूटता है तो शराब की दुकानों पर एक लंबी कतार लग जाती है। मेरे भगवान बता दे ये दुनिया कहाँ जा रही है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। पहला योगदान मेरा है कि मैंने स्वयं को बचाया। उसके बाद हमने दिव्यांग पर, जो पहले का लॉकडाउन था, जब ये और भयावह स्थिति थी, आज तो लोग थोड़े से हृदय से मजबूत भी कोरोना के प्रति हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में तो हमारे जितने दिव्यांग जन थे और जो मुझसे जुड़े थे तकनीकी रूप से, तो मैंने उन्हें मना किया कि आप बचिए, चूँकि सबसे पहली समस्या थी कि हम दिव्यांग जन हैं, उसे संक्रमित होने का ज़्यादा खतरा था। हम दीवार को पकड़ के, ज़मीन को पकड़ के, गाड़ियों को पकड़ के, व्यक्तियों को पकड़ के, वस्तुओं के, यानी हर चीज़ में सहारा लेकर के ही हम अपना जीवन संचालित कर पाते। ऐसी परिस्थितियों में बार बार हाथ को सैनिटाइज करना और फिर ज़मीन छूना, हम कितना चल पाएंगे? नित्य क्रिया के प्रति हमें, लोगों के प्रति, हमें अभिभावकों के प्रति, सहायकों के प्रति निर्भर होना पड़ता है। हम जो ये परावलंबी व्यक्ति हैं, ये स्वयं को बचा लिया और अपने मित्रों सहयोगियों को भी बचाया, और उसके लिए हमने लड़े। हमारे अभी बिहार सरकार के स्तर पर दिव्यांग जनों के कमिश्नर हैं डॉक्टर शिवाजी। मैंने उनसे बातें की
और मैंने उन्हें हर स्तर पर दिव्यांगों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पहले दिव्यांगजनों को एकल परिवार, एक व्यक्ति, अधिकांश दिव्यांगजन अविवाहित हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्था एकल व्यक्ति को परिवार नहीं मानती। बताइए, एक व्यक्ति का परिवार नहीं होगा जो आजीवन अविवाहित रहेंगे, तो फिर वो अकेले नहीं रहेंगे तो कितनी उनके परिवार की संख्या हो। तो इन समस्याओं पर भी निजात मिली है और एकल व्यक्ति के परिवार को भी मान्यता मिली है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि देश के खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी का बयान आया है कि जो सुविधाएं व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, अब दिव्यांगों को भी वही सुविधाएं, प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल, और वो नवंबर तक जब तक दिया जाएगा मुफ्त में दिया जाएगा। तो इस स्तर पर सुविधाएं बढ़ी। दिव्यांगजनों की सुरक्षा हेतु लिस्टिंग किए गए और हमारे जो बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कोषांग हैं हर जिला पर स्थापित है। फिर अलग से प्रखंड स्तरों पर बुनियादी केंद्र बना है। तो उसमें जो हमारे नियुक्त पदाधिकारी हैं उन लोगों से भी संपर्क स्थापित करके हम उनके हिस्से की जो सामग्रियां थी, भोजन वगैरह की जो व्यवस्था थी, खाद्यान्न की सामग्रियां थी, वहाँ सहूलियत से उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयत्नशील रहे। और इस प्रकार से हम अपने दिव्यांग साथियों को भी चेहरे पर सदैव मुस्कान लाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि कोरोना के संदर्भ में आपने हमारे दर्शकों को बताया। आप और आपकी पूरी टीम जो कोरोना के इस वैश्विक महामारी में समाज के लिए योगदान कर रही है, वह हमेशा सबको समाज के लिए प्रेरित करेगी और सराहनीय है। आज जो भी दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि संपूर्ण समाज के लिए आप एक मिसाल हैं। आपने एक नज़ीर पेश किया है कि अगर मन में चाह हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो तमाम सुनने वाले दर्शकों को सर, आप अपनी पंक्तियां, मैं जानता हूं कि आप एक मोटिवेटर भी हैं और हर मंच से आपने अपनी स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया है और मुझे गर्व है कि मैं भी आपका छात्र रहा हूं सर। तो मैं तमाम सुनने वाले दर्शकों की ओर से चाहूँगा कि आप अपनी स्वरचित पंक्तियाँ यहाँ इस मंच से उद्बोधित करें, जिसको सुनकर हम सभी उद्बोधित हो। उर्दू में एक शायरी थी कि खुद को कर सजग इतना कि हर तकदीर से पहले खुदावंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हिंदी में स्वयं को कर सजग इतना कि तेरे भाग्य से पहले ईश्वर स्वयं आके पूछे कि बता तेरी अस्पृहा क्या है। जी जी। हर व्यक्ति में संभावनाएं असीमता की स्थिति में हैं। किसी को भी आप समानता दीजिए, अवसर की उपलब्धता दीजिए और खास करके दिव्यांगजनों को आप उसे सहानुभूति नहीं, समानुभूति का भाव दीजिए। आप उस पर दया नहीं, दृष्टिकोण बदलिए। आप उसमें संभावनाओं की जो परिस्थितियां हैं उसे आंकिए और उसे निकाल कर बाहर आने के लिए प्रेरित कीजिए। सर, मैं बार बार आपकी कुछ पंक्तियां जो आप बार बार मन से दोहराते रहते हैं, शायद वो मुझे याद तो नहीं आ रही है, लेकिन शायद आप उसको जरूर उद्बोधित करेंगे, जिससे संपूर्ण युवा में कहीं ना कहीं जो समाज के लिए उनके जो दायित्व होते हैं उसका दायित्व बोध कराती है। मैं चाहूँगा इस मंच से आप उन चंद पंक्तियों को यहाँ हम सबको सुनाएं। हमारे जो राष्ट्रीय गीत हैं इसके हर पंक्तियाँ सीखने और सिखाने योग्य है और हमारी विद्या तो गे रही है। हम शाम वेद वाणी के लोग हैं, तो हमारी सांस्कृतिक चेतना इसमें जीवंत रही है। गायन की विधा से हम लोगों को सिखाते रहे हैं। तो अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं। जी। ये ऊपर की जो पंक्तियां हैं इसके निर्वाह के लिए रास्ते बड़े कठिन हैं। चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। आज जो परिस्थितियां हैं इसमें व्यक्ति में बर्दाश्त की क्षमता समाप्त हो गई, सहनशीलता कम है। कुछ दिन पहले सहिष्णुता के हमारा देश चल रहा था, सहिष्णुता के पूरा भाव है ना। इसी की आगे की पंक्तियां हैं कि दुनिया का रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही होकर के। बहुत खूब सर, खैर करेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। केवी स्टूडियो विगत 2 महीने से लगातार हर क्षेत्र में जिन्होंने एक नया मुकाम पाया है, जिनका समाज के लिए योगदान रहा है, उसे एक मंच दे रहा है। आप अपने जगह में केवी स्टूडियो को कहाँ देखते हैं सर? के लिए मंगल कामना करता हूँ कि अपने निजी पेशे के क्षेत्र में तो उनकी ख्याति है ही,
समाज के अन्य क्षेत्रों में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, ये और फले फूले, इसकी वृद्धि समृद्धि हो और ये क्यूब स्टूडियो राष्ट्रीय छितल पर जाके समस्याओं को उठाए, समाधान करने में अपनी सार्थक भूमिका निर्वहन करे, ये मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे स्टूडियो को अपना समय दिया। क्यूब स्टूडियो आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है, धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी मुझे अपने स्टूडियो में अवसर दिया और मेरे जैसे व्यक्ति जिससे समाज को उपहास की दृष्टि से देखा, उसे आपके स्टूडियो ने एहसास की दृष्टि से देखा, इसलिए मैं आपके इस स्टूडियो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। दर्शकों को भी प्रणाम और आपको भी गौरव पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो पड़ेगी बहार की इस चमन पे भी नजर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर।